हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है कि दुबई में 47 बार लॉगिन हुआ महुआ का अकाउंट। देखिए, सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा गुरुवार को लोकसभा की आचार समिति के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखेंगी। हालांकि पेशी से ठीक पहले पूर्व आचार समिति की जांच से जुड़े सूत्रों का यह दावा है कि महुआ की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उनका संसदीय अकाउंट 47 बार दुबई में लॉगिन किया गया था। पेश होने से पहले ही महुआ ने उन पर आरोप लगाने वाले वकील जय अनंत देहाद्री और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से जिरह करने के लिए अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। आचार समिति ने जांच के लिए गृह और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सहायता ली है और माना जा रहा है कि महुआ का संसदीय अकाउंट लॉग इन किए जाने से जुड़े ब्यौरे इन मंत्रालयों से हासिल हुए हैं। मोइत्रा ने विवाद सामने आने पर स्वीकार किया था कि अपना लॉगिन विवरण उन्होंने हीरानंदानी के साथ साझा किया था, जो लंबे समय तक उनके करीबी दोस्त रहे थे, मगर इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ था और संसद में पूछा गया हर सवाल उनका खुद का था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि चुनावी बॉन्ड योजना में चुनिंदा गुमनामी व गोपनीयता। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना के साथ समस्या यह है कि इसमें चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता का प्रावधान है, क्योंकि विवरण भारतीय स्टेट बैंक के पास उपलब्ध है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी उन्हें हासिल कर सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र की ओर से दलीलें रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा है कि योजना के साथ समस्या तब होती है जब यह राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान नहीं करेगी और अगर यह अपारदर्शी होगी। चुनाव बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दलीलें सुनते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पूरी तरह से प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया में वैध धन लाने के प्रयास के लिए इसमें संपूर्ण जानकारी का प्रावधान होना चाहिए। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पर्णीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत चुनावी बॉन्ड को SBI की कुछ अधिकृत शाखाओं से जारी या खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। आबकारी घोटाले में आज ED के समक्ष केजरीवाल की पेशी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। ED ने गत 30 अक्टूबर को उन्हें सम्मन भेजा था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह जेल में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी CBI पूछताछ कर चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस वर्ष 16 अप्रैल को अपने मुख्यालय में केजरीवाल से पूछताछ की थी। उस समय उनसे 56 प्रश्न पूछे थे। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा था कि आबकारी नीति को लेकर पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया गया है। उन्होंने दावा किया था कि यह पूरा मामला फर्जी है। CBI के पास एक भी साक्ष्य नहीं है जिससे घोटाला सिद्ध होता हो। बता दें कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितता की शिकायत पर उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की थी। बाद में ED ने भी इसकी जांच शुरू कर दी। अक्टूबर में अब तक का दूसरा सर्वाधिक GST संग्रह। देखिए, अक्टूबर 2023 में GST संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए रहा है। वर्ष 2017 के जुलाई महीने में GST प्रणाली लागू होने के बाद यह अब तक का दूसरा सर्वाधिक संग्रह है। इससे पूर्व इसी साल अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ था, जो अब तक का सर्वाधिक संग्रह है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने की बात करें तो औसत मासिक संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपए रहा है। GST संग्रह में बढ़ोतरी वस्तु व सेवा की खपत में बढ़ोतरी को दर्शाती है। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक कर संग्रह में 11% की वृद्धि हुई है, जबकि बजट में 12% का प्रावधान किया गया था। अगर लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो इसका असर सरकार के आर्थिक घाटे पर दिखाई देगा। पैरा एथलीटों के 111 पदक 140 करोड़ भारतीयों के सपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पैरा एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों द्वारा जीते गए 111 पदक
केवल पदक नहीं है बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के सपने हैं। जब भी कोई पैरा एथलीट सफल होकर घर लौटता है तो वह न सिर्फ खुद को गौरवान्वित महसूस करता है बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाता है। आपका प्रदर्शन जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रभावित करता है। 2014 में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने जितने पदक जीते थे आज उसका 3 गुना है। 2014 में हम पदक तालिका में 15वें स्थान पर थे, लेकिन इस बार शीर्ष 5 में हैं। देश पिछले 9 वर्षों में अर्थव्यवस्था में 10वें में से 5वें नंबर पर पहुंचा और अपनी पदक तालिका में भी 5वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पैरा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों से भेंट की। खिलाड़ी खुद के बीच प्रधानमंत्री को पाकर बेहद उत्साहित व जोश से भरे नजर आए। प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा करते हुए हौसला बढ़ाया और कहा कि आप चीन में खेल रहे थे लेकिन मैं भी आपके साथ था। मैं हर पल आपकी हर गतिविधि, आपके प्रयासों, आत्मविश्वास को यहां जी रहा था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है भारत बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा अखाउड़ा रेल लिंक समेत 3 परियोजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बुधवार को संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगरतला, त्रिपुरा और अखाउड़ा सीमा पार रेल लिंक समेत 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। जिन 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रीय सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ भी सबका साथ सबका विकास का रुख अपनाया है। कहा कि मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि भारत विकास की दिशा में बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझीदार बन गया है। पिछले 9 सालों में बांग्लादेश को भारत ने 10 अरब डॉलर की सहायता दी है। पिछले 9 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 12.24 किलोमीटर लंबी अखाउड़ा त्रिपुरा सीमा पार के रेल लिंक का उद्घाटन ऐतिहासिक घटना है। यह बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच शुरू होने वाली पहली ट्रेन है। इस रेल मार्ग से त्रिपुरा से कोलकाता के बीच वाया ढाका जाने से 10 घंटे की बचत होती है। शिक्षा कौशल विकास के लिए आईआईटी के बाद अबू धाबी में सीबीएसई खोलेगा कार्यालय। अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का कैंपस खोलने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने अब यहां केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का एक कार्यालय भी खोलने की घोषणा की है। यूएई के दौरे पर गए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएई के अपने समकक्ष के साथ चर्चा में इस बात की मंजूरी दी है। साथ ही कहा कि जल्द ही यह कार्यालय यहां पर काम करने लगेगा। मौजूदा समय में यूएई में केंद्रीय विद्यालय सहित सीबीएसई से संबंधित 100 से ज़्यादा स्कूल संचालित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रधान ने इसके साथ ही अबू धाबी में खुलने वाले आईआईटी दिल्ली के कैंपस के बारे में जानकारी ली। यह कैंपस जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। इस बीच भारत और यूएई ने शिक्षा व कौशल के क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूती देने पर जोर दिया। प्रधान ने कहा कि यूएई और भारत दोनों गहरे दोस्त हैं। ऐसे में अब दोनों ही 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में व्यापक रणनीति साझेदारी के तहत काम करेंगे। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय प्रस्ताव की जरांगे को नामंजूर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की गुत्थी सुलझाने के लिए बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें सभी दलों के नेताओं ने मराठा समाज को आरक्षण देने पर सहमति जताते हुए एक प्रस्ताव पास कर आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल से अनशन वापस लेने का आह्वान किया। जरांगे पाटिल इस प्रस्ताव का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। उन्होंने साफ कह दिया कि यदि पूरे मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र देकर आरक्षण देने की मांग पूरी न की गई तो वह गुरुवार से जल का भी त्याग कर देंगे। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रांगपा संस्थापक शरद पवार शामिल महाराष्ट्र के लगभग सभी दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक के बाद सभी के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मराठा समाज को आरक्षण देने पर सभी एकमत हैं। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय में टिकने योग्य आरक्षण देने पर सभी दल मिलकर काम करने को तैयार हैं। जल्द ही ये कार्रवाई पूरी की जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा वह मिले, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
पंजाब के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व 2 वित्त विधेयकों को दी स्वीकृति। पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 वित्त विधेयकों में से 2 विधेयकों को विधानसभा में पेश करने की स्वीकृति दे दी है। जून महीने में ही विधानसभा से पारित 4 विधेयक राज्यपाल के पास लंबित हैं। बताया जा रहा है कि कानूनी राय के बाद ही राज्यपाल इन पर कोई फैसला करेंगे। इससे अनुमान है कि राज्यपाल भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। 28 अक्टूबर को सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 3 नवंबर को सुनवाई होनी है। राज्यपाल ने जिन वित्त विधेयकों को स्वीकृति दी है उनमें एक जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 है, जिनके अधीन जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल बनाए जाने हैं, जबकि दूसरा विधेयक गिरवी रखे जाने वाली जायदाद पर स्टैंप ड्यूटी लगाने को लेकर है। यह विधेयक जून माह में बुलाए गए विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाना था, लेकिन राज्यपाल ने इसे स्वीकृति नहीं दी थी। सरकार ने सत्र शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले इसे राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के कारण सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा था। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि अक्टूबर में 1.72 लाख करोड़ का रहा जीएसटी संग्रह। इस साल त्योहारी सीजन में शहर व ग्रामीण दोनों ही स्तर पर वस्तुओं की भारी बिक्री से जीएसटी संग्रह अब तक के दूसरे अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर में 1,72,000 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 13% अधिक है। वर्ष 2017 के जुलाई माह में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद इस साल अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया था, जो अब तक का सर्वाधिक संग्रह है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से लेकर अब तक का औसत मासिक संग्रह 1.66 लाख करोड़ रहा। चालू वित्त वर्ष में सबसे कम मई माह में 1.57 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा था। कमर्शियल सिलेंडर 101 रुपए महंगा हुआ। एटीएफ के दाम घटे। विमान ईंधन एटीएफ की कीमत में करीब 6% की बुधवार को कटौती की गई। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 101 रुपए की वृद्धि की गई। विमान ईंधन के दाम में जुलाई से 4 बार बढ़ोतरी के बाद अब तक दाम में कटौती की गई है। रसोई गैस के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 903 रुपए है। राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमत 6,854 रुपए है, या 5.79% कम होकर 1,18,199 रुपए से कम हो गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां अक्टूबर में 8 महीने के निचले स्तर पर रही हैं। नए ऑर्डर में नरमी से उत्पादन वृद्धि में कमी आई है। मौसमी रूप से समायोजित S&P ग्लोबल इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधन सूचकांक अक्टूबर में गिरकर 55.5 पर आ गया, जो सितंबर में 57.5 था। अक्टूबर में यह 8 महीने के निचले स्तर पर रहा है। हालांकि अक्टूबर के PMI आंकड़ों में लगातार 28वें महीने समग्र परिचालन स्थितियों में सुधार के संकेत मिले हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी भारतवंशी नंदिनी दास। भारतवंशी नंदिनी दास ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की विजेता बनी है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी संकाय में प्रोफेसर हैं। लेखिका ने 17वीं शताब्दी में सर थॉमस रो के भारत के पहले राजदूत के तौर पर पहुंचने के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति को लेकर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की स्थापना 2013 में की गई थी। इससे पहले नाइफ अल रोधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना गैर काल्पनिक साहित्य के सर्वोत्तम कार्यों को पुरस्कृत करने के लिए किया गया था। पुर्तगाली प्रधानमंत्री से मिले जयशंकर, द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से भेंट की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। चर्चा के विषय में रक्षा, व्यापार, निवेश, पर्यटन और सीधी हवाई कनेक्टिविटी जैसी महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा से कहता आया है कि पुर्तगाल यूरोपियन यूनियन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। हम 2025 में अपने राजनीतिक संबंधों की पुनः स्थापना के 50 वर्ष पूरा करने की आशा करते हैं। चलिए, तो ये आज का
यानी 2 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।